Hello friends, my name is Rishabh Srivastava and I am having 8 years of experience in pharmaceutical industry. Friends, welcome to my YouTube channel, The Indian Pharmacist. So, अब ये मेरा पहला वीडियो है. अगर इसमें आपको कोई लगता है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो प्लीज़ सजेस्ट मी. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या कहीं पे लगता है कि ये चीज़ मेरे से मिस हो गया तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. So let's move on with this first video. तो मेरा पहला वीडियो जो है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बेसिस प्रिंसिपल्स पे है कि आखिर इंडस्ट्री है क्या चीज़, इसमें हमारा क्या एम है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम करना क्या चाहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ इसे शेयर करिए सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके. कमेंट करिए अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है या आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर बजा दीजिए सो दैट आप तक मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुंच सकें. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि आखिर ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये असल में है क्या चीज़. तो इसका सबसे पहला जो उद्देश्य है कि हम जो पेशेंट्स हैं उनके फेथ पे यानी कि विश्वास को, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जिसे हम आम भाषा में डॉक्टर्स कहते हैं या जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट या जिन्हें हम कहते हैं कि शॉपकीपर्स हैं, रिटेल फार्मेसी स्टोर्स हैं, तो इन सभी के फेथ को मेंटेन करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगातार कार्यरत रहती है. अब इनके फेथ को या विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें किस तरह की दवाइयाँ बनानी पड़ती हैं जो फिट फॉर पर्पज़ हो, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए ये दवाई बनाई गई है वो उसी तरह का काम करे. ऐसा ना हो कि वो पेन किलर है और वो उससे किसी और तरह का साइड इफ़ेक्ट हो या उससे किसी और तरह का इफ़ेक्ट आने लगे. सेफ़ टू यूज ऐसी दवाइयाँ बनाई जाएँ जिससे कि साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हों और पेशेंट्स की सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है कि सेफ्टी मेंटेन होनी चाहिए. अब इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इस विश्वास को बनाए रखने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को CGMP को फॉलो करना होता है. अब ये CGMP क्या है कि ये करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी दवाइयों में सेफ्टी और फिट फॉर पर्पज़ का उद्देश्य फॉलो करते हैं. अब इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम मैन्युफैक्चरर्स का इंस्पेक्शंस होता रहता है, जो कि बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं जिन्हें हम फर्दर वीडियोज़ में बताते रहेंगे आपको. अब इन GMP इंस्पेक्शंस में क्या होता है कि वो मैन्युफैक्चरर को सर्टिफाई करते हैं कि ये अपने काम के लिए सही हैं या नहीं हैं. इस तरीके से GMP को इंश्योर करने से एक क्वालिटी सिस्टम मेंटेन होता है मैन्युफैक्चरर के ऑर्गेनाइजेशन में. अब इस तरह से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, पहले कभी ये सिंगल पंच मशीन आते थे, आज मल्टीपल हेड मशीन्स आते हैं, डबल रोटरी आते हैं, या पहले कभी हमारे पास नोकिया के 1100 या 1110 करके फ़ोन आते थे, आज मल्टीमीडिया स्मार्टफोन्स हैं. इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजी ने एडवांस किया है, जिसकी वजह से सिस्टम और प्रोसीजर भी नए नए डेवलप होते चलेगा. इसी तरीके से नए नए कुछ डिजीज़ भी डेवलप हो गए हैं, जैसे कि पहले सार्स नाम की कोई बीमारी नहीं थी जो कि रिसेंटली आई है. सिमिलरली कोविड-19 ये मोस्ट रिसेंट ऐसी कोई बीमारी है. इसी तरीके से अभी आज की डेट में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो पॉपुलेशन के बढ़ने से इंडस्ट्री पे लोड बहुत ज़्यादा आ गया है, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी तरह की दवाइयाँ चाहिए होती हैं. अब पहले क्या होता था कि एक रिटेल फार्मेसी स्टोर होता था, वहीं पे वो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग होती थी. लेकिन आज की डेट में क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है, तो हमें मास मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, जिसके लिए इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है, इंडस्ट्रियल स्केल पे ज़रूरत होती है. अभी साथ ही साथ पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि हर कोई अपने आप में जेनेटिकली इंडिविजुअल है, यानी कि डिफरेंट है हर दूसरे व्यक्ति से, तो कुछ दवाइयाँ जो किसी पे बहुत अच्छे से सूट करती हैं वो दूसरे को साइड इफ़ेक्ट शो कर देती हैं. तो इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना होता है. इसी चीज़ के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स होता है और उस चीज़ पे हम लोग आगे की वीडियोज़ में आपको बताते रहेंगे.
इसी तरह कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो पहले तो बहुत सेफ़ थे, या कुछ पॉपुलेशन पे अभी बहुत सेफ़ हैं, लेकिन कुछ पॉपुलेशन पे ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं। इन्हीं वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आज की डेट में क्वालिटी मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखना होता है, क्वालिटी का ख्याल रखना होता है। अब ये क्वालिटी कहाँ पे ख्याल रखते हैं? वो डेवलपमेंट स्टेज में, यानी कि जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज पे होते हैं तब, या फिर जब वो उन्हें बना रहे होते हैं उस टाइम भी उनका ख्याल रखना होता है। और साथ ही साथ कंट्रोल ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि कंट्रोल की बात क्या है, जब हम उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं या जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर जगह पे उस पर कंट्रोल करना होता है। द इंसिडेंस ऑफ सेफ्टी प्रॉब्लम इज क्वाइट लो। अभी आज की डेट पहले क्या होता था कि हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी सूचना आती थी कि इस दवाई को खाने से ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ हो गया है, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम लोग पूरी तरह से जीएमपी को फॉलो करते हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है, जो वहाँ पे फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, वो हाईली टैलेंटेड हैं, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ने एडवांस किया है। अब ये जीएमपी असल में होता क्या है? जीएमपी एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। अभी इसका मेन काम क्या है कि ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करता है कि कोई भी इंडस्ट्री में काम होगा तो कैसे होगा, किसी भी तरह से प्रोसीजर्स को डिसाइड किया जाता है। अब जब प्रोसीजर्स को डिसाइड किया जाता है तो डिफ़ाइन किया जाता है उनके सेफ्टी पर्सपेक्टिव से, उनके प्रोसीजर पर्सपेक्टिव से। अब इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंसी पे भी ध्यान दिया जाता है कि प्रोडक्ट एक जैसा ही बने। ऐसा ना हो कि एक टैबलेट 500 mg की बने और एक टैबलेट 2 ग्राम की बने। सेम वे कंट्रोल्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेके भी, ताकि जो उसका इंटेंडेड यूज है उस मेडिसिन का या उस प्रोसीजर का, उस प्रोडक्ट का, वो उस चीज़ पे खरा उतर सके। इसी तरह से मैनेजिंग एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क असेसमेंट किया जाता है हर चीज़ का, हर प्रोसीजर का, हर डेवलपमेंट का, सो दैट हम उन्हें मैनेज कर सकें और उन्हें रिड्यूस कर सकें। इससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को मेंटेन करने में काम कर सकते हैं। अब ये रिस्क क्या होते हैं, रिस्क के बारे में हम आपको आगे के वीडियोज में बताएंगे। सेम इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स दिए जाते हैं जो कि अनएम्बिगस होनी चाहिए, यानी कि क्लियर, एक तरफा मतलब होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई सेंटेंस ऐसा लिखा हो जिसके दो अर्थ निकलते हों। और ऐसे होने चाहिए ये चीज़ जो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए ही प्रोसीजर मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा जीएमपी में फॉलोइंग कुछ सब्जेक्ट्स जो कवर होते हैं वो क्या क्या हैं कि सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स, चाहे वो टैबलेट का हो, चाहे लोशन का हो, चाहे जिस भी चीज़ का हो, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। हर मशीन का, हर इक्विपमेंट का, हर प्रोसेस का, सफाई कैसे करना है, फैक्ट्री के अंदर कैसे जाना है, कैसे क्या काम करना है, हर चीज़ का प्रोसीजर डिफाइन होता है। ये सिस्टमेटिकली डिफाइन होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर कोई उसके साथ रिस्क जुड़ा हुआ है तो उसको भी ध्यान में रख के काम करना चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि क्या रिस्क है, तो वो उसके साइंटिफिक नॉलेज पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ ऐसे प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है जो कि कंसिस्टेंसी को प्रूव कर पाएँ। ऐसा ना हो कि एक बार तो उसे फॉलो करने से मशीन स्टार्ट हो जाए और दूसरी बार उसे फॉलो करने से मशीन स्टार्ट ना हो पाए। हर प्रोसीजर्स का, हर इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन और वैलिडेशंस क्या हैं, एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्वालिफिकेशन इक्विपमेंट को क्वालिफाई कराते हैं कि ये फिट फॉर पर्पज़ हैं। इसी तरीके से वैलिडेशंस हैं जो कि प्रोसीजर्स को और मेथड्स को प्रूव करते हैं कि ये फिट फॉर पर्पज़ हैं। इन पे डिटेल में हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे। सारे नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड होने चाहिए तभी वो प्रोसीजर फॉलो हो सकता है। ऐसा ना हो कि वहाँ पे हम लोग ऑटोमेशन पे एसओपी बना दें और रियलिटी में वहाँ पे ऐसी कोई मशीन हो ही ना, वहाँ पे सारा काम मैनुअली हो रहा हो। ऐसे केस में भी हमें वो जीएमपी फॉलो करना होता है। जीएमपी हमें ये बताता है कि जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसी फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली काम होना चाहिए, उसी फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली प्रोसीजर डिफाइन होना चाहिए। इसी तरीके से प्रॉपर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वेयर हाउसिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो
मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और बीच में अगर कहीं गोडाउन है तो वो हर जगह उसका कंट्रोल होना चाहिए। अभी इसे कंट्रोल करने से हमारे रिस्क रिड्यूस होते हैं। कई बार क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट में बॉटल्स टूट जाती हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारा कंट्रोल वहाँ पे ना रहे और हमारे कंसाइनमेंट डैमेज हो जाएं। उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरर ने दवाई भेजी लेकिन वो पेशेंट तक नहीं पहुँच पाई क्योंकि बॉटल्स टूट गई या कंसाइनमेंट डैमेज हो गया। प्रोसीजर्स जो हम फॉलो कर रहे हैं या जो बना रहे हैं वो करेक्टली फॉलो होने चाहिए, और जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं जिसका इंटेंशन है कि वो उस प्रोसीजर को फॉलो करेगा उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि एक रिटन दस्तावेज होता है जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि हमने काम कैसे कैसे किया। वो स्टेप वाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहले वाला बाद में जा रहा है, बाद वाला पहले जा रहा है। अगर घर में घुसना पहला स्टेप है तो घर में घुसना ही पहला स्टेप होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डॉक्यूमेंट पे वो लास्ट में लिखा हो या कहीं बीच में लिखा हो। इसी तरह अगर कोई डेविएशन आता है, डेविएशन का मतलब है कि जो डिफाइंड प्रोसीजर है उसके अलावा भी हमारा कुछ प्रोसीजर फॉलो हो गया जिसकी वजह से कुछ प्रोसेस में वेरिएशन आ गया। डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएशन। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि ऐसा कोई भी अगर डेविएशन होता है तो उसको डिफाइन करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। इसके अलावा ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को कम्प्लीटली डिफाइन कर पाएँ, जो उनको एक्सप्लेन कर पाएँ। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अभी इस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी से क्या एडवांटेज होता है कि अगर बीच में कोई डेविएशन होता है या इंसिडेंस हो जाता है या वेरिएशन आ जाता है तो उसको हम लोग ट्रेस कर पाते हैं। एक चीज़ होता है गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर से निकलकर ये दवाइयाँ कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुई। होलसेलर पे गई तो वहाँ पे कैसे गई, मतलब ट्रक का ट्रेसिंग होनी चाहिए, उसका ट्रांसपोर्टर का ट्रेसिंग होना चाहिए, अगर वो कहीं गोडाउन में था तो गोडाउन की ट्रेसिंग होनी चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटर से अगर रिटेलर पे गया रिटेलर की ट्रेसिंग होनी चाहिए। कुछ दवाइयों के लिए तो इवन पेशेंट तक की ट्रेसिंग होती है कि किस पेशेंट तक ये दवाई गई है। ये शेड्यूल H1 और H की कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके लिए पेशेंट तक की ट्रेसिंग करी जाती है। उसके लिए फार्मासिस्ट के पास एक रिकॉर्ड होता है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी बैच में या प्रोडक्ट में तो उसको रिकॉल कैसे करना है, यानी कि मार्केट से वापस कैसे मंगाना है, उसका भी सिस्टम डेवलप होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। अगर कभी किसी पेशेंट को या किसी कस्टमर को प्रोडक्ट में कोई कंप्लेंट मिलती है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा क्वालिटी से रिलेटेड हो, फिजिकल हो या फिर किसी तरह के डैमेज की हो, तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, उसका भी प्रोसीजर डिफाइन होना चाहिए। जो भी लोग फैक्ट्री में या उस प्रोडक्ट के साथ या किसी प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब उनको एजुकेशन विद एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी हिस्ट्री क्या है, आज की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमें दिखती है, जो कि इतने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, इनकी हिस्ट्री को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहली हिस्ट्री है लोकल एपोथेकेरी, जिन्हें कि हम लोग कहते हैं कि छोटी दुकानों वाला सिस्टम था, और दूसरा है ऑर्गेनिक केमिकल सिंथेसिस, जो कि आज का काम है, जिसमें कि हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजीज या फिर केमिकल सिंथेसिस के थ्रू दवाइयाँ बना रहे हैं। तो लोकल एपोथेकेरी सिस्टम में जो था ट्रेडिशनल रोल था कि बोटेनिकल या हर्बल या फिर मिनरल्स से ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता था, उनको फिर टैबलेट्स या फिर किसी और फॉर्म में दिया जाता था। जैसे कि आपको आयुर्वेद की दवाइयाँ दिखती हैं, वटी हो गई या अरिस्ट हो गए, ये सब ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं। अभी इसका एक एग्जांपल है जैसे कि मॉर्फिन या क्विनिन। ये मॉर्फिन या क्विनिन 1800s की यानी कि 19वीं सदी के बीच में आए थे, और ये ट्रेडिशनल फॉर्म में आए थे, यानी कि बोटेनिकल फॉर्म से एक्सट्रैक्ट आउट करके बनाया गया था। तो इनको कहा जाता है कि इनिशियल रेशनल ड्रग डिस्कवरी फ्रॉम प्लांट।
ये जो है, जो सबसे पहली ड्रग थी वो मॉर्फिन थी, जिसको कि मॉर्फियस, जो एक ग्रीक देवता हैं, उनके नाम पे मॉर्फिन नाम दिया गया था, क्योंकि मॉर्फियस को कहा जाता है कि ये सपनों के देवता हैं। और मॉर्फिन जो है एक स्लीप इंड्यूसिंग यानी कि नींद देने वाली दवाई है। इसकी डिस्कवरी करने वाले, जो आइसोलेशन टेक्नोलॉजी की डिस्कवर करने वाले एक जर्मन एपोथेकेरी थे, जिनका नाम था फ्रेडरिक सर्टर्नर। ये साथ में उनकी फ़ोटो भी है। कुछ आज की डेट में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, जैसे कि मर्क हो गया, रोशे हो गई, या फिर इली लिली हो गई, वेलकम हो गई, जो कि आज की डेट में जीएसके के नाम से जानी जाती है, या एबट हो गई। ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने लोकल एपोथेकेरी सिस्टम से शुरू किया था और आज की डेट में एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह से काम कर रही है। फिर आता है ऑर्गेनिक केमिकल सिंथेसिस, यानी कि आज के टाइम की जो इंडस्ट्री है वो। अब इसमें क्या है, 1880s में यानी कि 90s के एंड आते आते जर्मन डाई मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने की टेक्नोलॉजी खोज निकाली थी कोलतार से। कोलतार जो कि हमारे मिनरल कंपाउंड होता है, जो कि हमारा पेट्रोलियम से निकलता है, उससे एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने कुछ डाइज को निकाला था। और कुछ अदर मिनरल सोर्सेज से भी उन्होंने ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिक सिंथेसिस किए थे। तो इसी सदी के लास्ट में आते आते 90s में आते आते यानी कि 1890 के बाद में साइंटिस्ट ने कुछ एड्रिनल एक्सट्रैक्ट्स को भी एक्सट्रैक्ट आउट किया टिश्यूज़ से, अलग अलग टिश्यूज़ से, कुछ को एडिपोज टिश्यू से, या फिर इस तरीके से अलग अलग तरह से एड्रिनल एक्सट्रैक्ट्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया था। 1897 में जॉन एबेल, जो कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में काम करते थे, उन्होंने एपिनेफ्रिन को आइसोलेट किया और उसका एक सॉल्ट बनाया सल्फेट फॉर्म में। साथ में उनकी फ़ोटो भी है, जॉन एबेल की है। इसी तरीके से जोकिची ताकामिन, जो कि एक इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट थे, उन्होंने एक मेथड डेवलप किया एपिनेफ्रिन को प्योर फॉर्म में, क्योंकि जॉन एबेल ने तो उसका सल्फेट सॉल्ट बनाया था, लेकिन जोकिची ताकामिन ने उसका प्योर फॉर्म एक्सट्रैक्ट आउट किया और उसको पार्क डेविस नाम की कंपनी को सेल कर दिया, जो कि बाद में एड्रीनलिन के नाम से मार्केटेड प्रोडक्ट के रूप में आई। इसी तरीके से इंजेक्टेड एपिनेफ्रिन से बहुत सारा हमें अस्थमा के अटैक में ट्रीटमेंट करने में हेल्प मिली, या फिर उसका इनहेलर वर्जन जब आया, जो कि प्राइमेटीन के नाम से आया 2011 में, उससे भी अस्थमा के पेशेंट्स को बहुत हेल्प मिली, उसके ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प मिली। इसके बाद 1929 में एपिनेफ्रिन को फॉर्मुलेट किया गया इनहेलर फॉर्म में, और ये नेजल कंजेशन यानी कि जिसे कहते हैं कि नाक बंद होना, सांस ना आना, उस चीज़ में भी इसको यूज किया गया। इसके बाद एफेड्रिन को, जो कि एपिनेफ्रिन के ही सिमिलर था, नोर एपिनेफ्रिन के सिमिलर था, उसको मा हुआंग प्लांट से एक्सट्रैक्ट आउट किया। इली लिली के द्वारा ये मार्केट होता था और ये अस्थमा के ट्रीटमेंट में काम आता था। गॉर्डन एलिस ने सिंथेसाइज किया था एम्फेटामिन, और इसको फिर अस्थमा के पेशेंट्स पे 1929 में ही चेक किया था, उसकी टेस्टिंग करी गई थी, जो कि बाद में पास हुआ था। इस प्रोडक्ट को बाद में जीएसके ने, यानी कि स्मिथ केलाइन और फ्रेंच ने एज ए बेंजेड्रिन इनहेलर, यानी कि जो डिकंजेस्टेंट, नाक को खोलने वाला, उस फॉर्म में इसको मार्केट में सेल किया था। 1903 में हरमन एमएल फिशर ने और जोसेफ वॉन मैरिंग ने डाइथाइल बार्बिटरिक एसिड को डिस्कवर किया था। इसके बाद इसको डाइथाइल मेलोनिक एसिड और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और यूरिया की हेल्प से बनाया गया, और इससे पता चला कि ये कुत्तों में नींद को इंड्यूस करता है। इसको बाद में बायर फार्मास्यूटिकल्स ने पेटेंट किया और उसे वेरोनिल के नाम से मार्केट में ट्रेड करने लगे। 1904 में ये एज ए वेरोनिल ब्रांड मार्केट में आ चुका था। इसके बाद सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशंस जब हुआ और उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज किया गया, तो पता चला कि इससे फिनोबार्बिटल बनाया जा सकता है, जो कि 1911 में बायर ने बनाया, और उससे एपिलेप्सी के इलाज में हेल्प होती है, यानी कि वो एंटी एपिलेप्टिक के तरीके से मिर्गी के दौरों में काम करती है। फिनोबार्बिटल
जो है आज की डेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाइयों में था 1970 तक, और 2014 में भी ये WHO के एसेंशियल मेडिकेशन की लिस्ट में एनलिस्टेड था, यानी कि 2014 तक काम कर रहा था। 1869 में ऑस्कर मिन्कोव्स्की ने और जोसेफ वॉन मेरिंग ने कुत्तों में डायबिटीज़ को इंड्यूस किया, उनके पैनक्रियाज को हटा के, यानी कि पैनक्रिया को रिमूव करके उनमें डायबिटीज़ को इंड्यूस किया गया। उसके बाद 1921 में फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने ऐसे इंजेक्शंस को डेवलप किया था जिनमें कि पैनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट्स थे, और अभी जो कुत्तों में डायबिटीज़ डेवलप हो रहा था उसका इससे ट्रीटमेंट हो सकता था। इसी के साथ इसे बाद में कहा गया इंसुलिन। तो डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन थेरेपी, वो जो पैनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट्स थे वहाँ से हमारा इंसुलिन थेरेपी चालू होती है, जो कि आज भी कई देशों में यूज में है। डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन थेरेपी एज ए रूटीन मेडिकल प्रोसीजर वाज डिलेड बाय डिफ़िकल्टीज इन प्रोड्यूसिंग द मटेरियल। अब क्योंकि वो पैनक्रियास से एक्सट्रैक्ट करके बन रहे थे तो इतना मास प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, इसलिए उसका मार्केटेड वर्जन नहीं आ पा रहा था। इसी पे बाद में इली लिली कंपनी ने काम किया, और क्योंकि कंपनी को बायोलॉजिकल मटेरियल्स के प्रोडक्शन में काफ़ी एक्सपर्टाइज था, वो काफ़ी समय से इस पे काम कर रही थी, तो उन्होंने इसमें काफ़ी हेल्प करी और इसको बाद में डेवलप किया एज ए मार्केटेड प्रोडक्ट। तो बाद में केमिस्ट जॉर्ज बी वेल्डन ने इली लिली के साथ काम करते हुए ये पता किया कि जब भी हम pH को एडजस्ट करते हैं तो हमें प्योर इंसुलिन मिलता है, यानी कि pH में कुछ एडजस्टमेंट करने से हमारा प्योर इंसुलिन एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है। इसी तरीके से 1900 यानी कि 20वीं सदी में न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया ऐसे कुछ बीमारियां थी जो कि पूरी दुनिया में और ख़ासतौर पे यूएस में तो मौत का बहुत बड़ा रीजन थी। इससे टोटल डेथ में 10% का पार्ट आता था इन बीमारियों से। 1911 में आर्सफेनामिन, जो कि पहली सिंथेटिक एंटी इन्फेक्टिव ड्रग, यानी कि जिसे कि हम लोग आज की डेट में एंटीबायोटिक कहते हैं, तो एंटी इन्फेक्टिव एंटीबायोटिक जो है प्लांट सोर्सेस या फिर लिविंग सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं, और एंटी इन्फेक्टिव का मतलब है हर तरह के ऐसी दवाइयाँ जो कि किसी भी इन्फेक्शन में काम करती हैं। आर्सफेनामिन पहली ऐसी दवाई थी जो कि इस कैटेगरी में डेवलप हुई थी सिंथेटिकली। इसको डेवलप किया था पॉल एहरलिच और अल्फ्रेड बर्थिम ने, जो कि एक्सपेरिमेंटल थेरेपी इंस्टीट्यूट बर्लिन में काम कर रहे थे, और ये कमर्शियली जो है सलवारसन के नाम से मार्केट में डेवलप हुई। इसी तरीके से ये काम जो है हमारा जर्मन डाई इंडस्ट्री, जो कि सबसे पहले आपको बताया गया था कि जर्मन मैन्युफैक्चरर्स ने, डाई इंडस्ट्री ने कैसे एक्सट्रैक्ट आउट किया था, उसी काम पे डेवलप था। और इससे फिर प्रोंटोसिल नाम की दवाई जो कि सल्फोनामाइड क्लास में आती थी, उसके डेवलपमेंट में हेल्प मिली। कंपेयर टू आर्सफेनामिन, जो सल्फोनामाइड्स थे वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में थे, यानी कि उनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी थी, वो कई तरह के इन्फेक्शंस को ट्रीट कर सकते थे और बहुत ही कम टॉक्सिक थे, यानी कि वो सेफ़ बहुत थे आर्सफेनामिन के मुकाबले। तो और साथ ही साथ स्ट्रेप्टोकोकस जैसे पैथोजन के अगेंस्ट भी ये सक्सेसफुल था। इसके लिए बाद में 1939 में डोमेक को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये साथ में डोमेक की फ़ोटो भी लगी हुई है। अब इस तरीके की जब डेवलपमेंट्स हुई हैं तो फिर इससे क्या हुआ कि इन्फेक्शियस डिजीज से डेथ्स बहुत कम होने लगी, और ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ही चालू हो गया था, क्योंकि अभी पब्लिक हेल्थ मेजर्स बहुत डेवलप हो गए थे, बहुत अच्छे डॉक्टर्स डेवलप होने लगे थे, दवाइयाँ अच्छी डेवलप होने लगी थी, और उसके साथ ही साथ जो खाने पीने की चीज़ें थी, हाइजीन थी, उसकी प्रैक्टिसेस डेवलप होने लगी थी, जैसे कि साफ़ पीने का पानी हो, खाने को कुक करके खाया जाए, और घरों में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी। अभी इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा कि धीरे धीरे एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स और वैक्सीन्स के डेवलप होने से भी इस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था, और ये वैक्सीन्स का डेवलपमेंट वर्ल्ड वॉर 2 से पहले से चालू हो चुका था। इसके बाद 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही फेमस डिस्कवरी थी। इससे क्या था कि बहुत तरह की इन्फेक्शन डिसीजेज या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट होने लगा था, और इसने साथ ही साथ लेकिन एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन को, प्योरिफिकेशन प्रोसेस को जन्म दिया था। क्योंकि अभी इससे हमारे जो फंगस से पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट आउट होती थी तो इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि एक नीड आ रही थी तो इस नीड की वजह से ऐसे प्रोसीजर्स डेवलप किए गए जिससे कि पेनिसिलिन या अदर ड्रग्स को मास प्रोडक्शन किया जा सके। तो 1885 में लुइस पास्चर और पेरी ऑल एमिली रॉक्स, इन्होंने रेबीज के इंजेक्शन वैक्सीन को डिस्कवर किया था। तो ये भी काफ़ी फेमस है, लुइस पास्चर तो काफ़ी फेमस है। इन्हीं के नाम पे पास्चराइजेशन प्रोसीजर डेवलप किया जाता है जो कि दूध को सेव करने के लिए यूज होता है। 1914 में डिप्थीरिया का पहला वैक्सीन डेवलप किया गया था, और इसे डेवलप करने में जिस चीज़ को यूज किया गया था वो था डिप्थीरिया का टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन फ्रॉम द सीरम ऑफ इनोकुलेटेड एनिमल, यानी कि किसी जानवर में टॉक्सिन को इनोकुलेट किया गया और उससे जो एंटीटॉक्सिन बना वो हमारे वैक्सीन के तरीके से यूज होने लगी थी। लेकिन इसकी सेफ्टी बहुत मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग थी, बहुत ज़्यादा सेफ नहीं था ये। इसकी वजह से यूएस में, अकेले यूएस में ही 2,06,000 से ज़्यादा डेथ हुई थी 1921 में, और 1921 में इससे 15,520 भी डेथ बाद में और रिकॉर्ड हुई थी। फिर 1923 में गैस्टन रेमन ने पास्चर इंस्टीट्यूट में और एलेक्जेंडर ग्लेनी ने वेलकम लेबोरेटरीज में, जो कि अब जीएसके का पार्ट है, इसी डिप्थीरिया का एक सेफर वैक्सीन वर्जन भी डेवलप किया था। 1944 में मॉरिस हिलमैन ऑफ स्क्विब फार्मास्यूटिकल्स, क्लियर रखिए ये हिलमैन है, इन्हें हैनेमैन जो कि होम्योपैथिक हैं उनसे डाउट मत करिएगा, ये हिलमैन है ऑर्गेनिक सिंथेटिक में। इन्होंने डेवलप किया था जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का पहला वैक्सीन। हिलमैन बाद में मर्क में ज्वाइन किए और वहाँ पे उन्होंने मीजल्स के, मम्प्स के, चिकन पॉक्स, रुबेला, हेपेटाइटिस ए, बी और मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों की वैक्सीन डेवलप करने में अहम रोल निभाया था। अभी इतने पे अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम लग रही है या कहीं कुछ डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे पेज का नाम है @ऋषभ श्रीवास्तव 345। अगर आपको कभी कुछ प्रॉब्लम लगे या आपको लगे कि इस पे मुझे और जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, और साथ ही साथ इस बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है और काफ़ी ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, और हर तरह के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो स्टूडेंट्स को जानना हो, चाहे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को समझना हो, इसमें उसका कंटेंट दिया हुआ है। तो आप इस बुक को भी चेक कर सकते हैं, ये स्टूडियम प्रेस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। साथ ही साथ फिर से मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है या कहीं आपको लगता है इम्प्रूव किया जा सकता है तो कमेंट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।